आज हमारा टॉपिक है टीयर्स आइडल टीयर्स कंपोज्ड बाय अल्फा लॉर्ड टेनिसन। अल्फा लॉर्ड टेनिसन की बहुत ही फेमस पोएम है। इस लेक्चर में हम इसकी समरी को जानेंगे, साथ में इस पोएम को एनालिसिस भी करेंगे स्टेंजा वाइज। तो आगे बढ़ते हैं। टीयर्स आइडल टीयर्स। द पोएम टीयर्स आइडल टीयर्स इज अ लिरिकल। लिरिकल पोएम का मतलब होता है एक ऐसी कविता जिसे गीत के रूप में गाया जा सकता है, which appears in Tennyson's The Princess published in 1847। इस पोएम को टेनिसन ने द प्रिंसेस जो एक बुक है उसमें पब्लिश किया गया था 1847 में। इट इज वन ऑफ द वर्क ऑफ ऑल द शॉर्टेस्ट पोएम्स ऑफ टेनिसन। टेनिसन की जितनी भी छोटी कविताएं हैं, छोटी कविता प्रकार है, उनमें से एक है। इन द पोएम ही टेल्स अस अबाउट टीयर्स। इस कविता में वह टीयर्स के बारे में बताता है, आंसुओं के बारे में बताता है एज आइडल टीयर्स। और इसने एक एग्जेक्टिव का यूज किया, आइडल। टीयर्स कैसे? आइडल्स। और आइडल्स का मतलब अगर देखा आलसी सुस्त ये वर्ड होता है, लेकिन उसने टीयर्स के लिए शब्द का इस्तेमाल किया है। विच स्पॉन्टेनियसली कम टू द आईज, जो स्वतः ही नेचुरली आंखों में आ जाते हैं, विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण के। इसलिए ऐसे ही आंखों को उन्होंने आइडल टीयर्स का नाम दिया है। नन कैन अंडरस्टैंड, कोई नहीं समझ सकता वाई, क्यों आते हैं, बट टीयर्स प्रोवाइड बोथ एलिमेंट्स ऑफ पेन एंड प्लेजर हैव बीन गोइंग ऑन थ्रू द पोएम। कहते पूरी पोएम में यही एलिमेंट्स की जो टीयर्स होते हैं वो हमें आनंद और दर्द दोनों का ही एलिमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। यानी हमें खुश होते हैं तब भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और जब दर्द होता है तब भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस तरीके से दोनों ही एलिमेंट पाए जाते हैं पूरी कविता में, चीज चलती है। This lyrical song was sung in order to pass the time during the break of studies by the maid at the command of Princess Ada। प्रिंसेस एडा के कहने पर, उसकी रिक्वेस्ट पर, मेड जो कि उसकी नौकरानी है, वो पढ़ाई के दौरान इस लिरिकल सॉन्ग को गाती है केवल समय को पास करने के लिए। द होल पोएम रिटन इन ब्लैंक वर्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टैंडर्ड। इस कविता को ब्लैंक वर्स में लिखा गया और इसको 4 स्टैंडर्ड में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टैंडर्ड। फर्स्ट स्टैंडर्ड इज ऑफ 5 लाइन्स। पहले स्टैंडर्ड 5 लाइन का है। by which Tennyson wants to articulate that tears rolling from the eyes give pleasure and pain। टेनिशन कहते हैं, वो स्पष्ट भी करते कि टीयर्स जो हमारी आंखों से निकलते हैं वो हमें खुशी और दर्द दोनों का ही एहसास कराते हैं। प्लेजर व्हेन वी रिमेम्बर द मेमोरी ऑफ द पास्ट, जब हम अपने अतीत की स्मृतियों को याद करते हैं तो खुशी होती है। एंड पेन व्हेन वी थिंक द डेज आर नो मोर लिविंग, जब दर्द होता है, जब हम सोचते हैं कि वो दिन अब नहीं। In order to articulate both elements of pain and pleasure, Tennyson presents different ideas with the help of visual figures expressively। अपने एलिमेंट पेन और प्लेजर, जो टीयर्स का एलिमेंट है, उसको स्पष्ट करने के लिए टेनिसन ने अलग अलग अपने आइडियाज दिए हैं और बहुत ही सुंदर फिगर स्पीच का भी यूज किया हुआ है सिंह, जो पूरी पोएम में हम दिखाई भी देती है। सेकंड स्टैंजा टेनिसन पॉइंट्स आउट द टीयर्स कम, टीयर्स आते हैं, बट द पोएट इज अनएबल टू अंडरस्टैंड व्हाई दे आर कमिंग, लेकिन कभी समझने में असमर्थ हो जाते हैं कि आखिर ये आंखों में क्यों आ रहे हैं। ही सेज दैट टीयर्स मे बी पॉसिबल ड्यू टू सम स्पिरिचुअल पेन और डिससैटिस्फैक्शन। वे कहते हैं कि शायद टीयर्स आने का कारण हो सकता है कि कोई ना कोई आध्यात्मिक दर्द है या कोई एक असंतुष्टि है, विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जो उसे संतुष्ट नहीं कर सकती विद एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। इन संसार में, इस संसार में कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमें सेटिस्फाइड नहीं कर पाता। हम डिससेटिस्फाइड हो जाते हो सकते हैं कि हमारा कोई आध्यात्मिक दिल में कोई दर्द होता है जिसकी वजह से हमारी आंखों में आंसू आते हैं। ही टॉक्स ऑफ द हैप्पी ऑटम फील्ड्स, वह उस प्रेजेंट जो ऑटम सीजन होता है उस फील्ड के बारे में बात करता है, विच रिमाइंड हिम द हेवनली ग्लोरी, जो उसे स्वर्ग जैसी ग्लोरी, यश को याद दिलाता है। एंड स्प्लेंडर ऑफ अर्थ, और पृथ्वी की स्प्लेंडर, चमक बताता है, शानदार चीज को बताता है कि पृथ्वी की खूबसूरती को व्यक्त करता है। विच विल बी लॉस्ट एज विंटर कम्स, लेकिन कहता है कि पृथ्वी आज जितनी सुंदर लग रही है, जितनी हेवनली ग्लोरी यहाँ पर है, वो शायद जैसी जाड़ आएगा वो समाप्त हो जाए। He becomes happy seeing the happy autumn field। वह autumn field को देखकर तो खुश हो जाता है, but also becomes sad when he thinks of winter। लेकिन जब वो सोचता है विंटर के बारे में कि हैप्पी समाप्त होता है तो वो दुखी हो जाता है। In the third stanza, Tennyson compares the happiness of the past memory with the first rays of the sun falling upon the ship।
यहाँ पर वह तीसरे स्टेंजा में पास्ट की जो स्मृति होती है उसकी खुशी की तुलना वह सूरज की पहली किरण से करता है जो जहाज पर पड़ती है, विच इज द सिंबल ऑफ ब्रिंगिंग हिज फ्रेंड्स बैक ऑन फ्रॉम डिस्टेंट लैंड। जो इस चीज का प्रतीक है कि वो उसके दोस्तों को घर वापस लेके आ रहे हैं जो काफी दूरी से, एक लंबी डिस्टेंस से उसके फ्रेंड्स अपने घर वापस आ रहे हैं, तो उस खुशी का प्रतीक है। ही बिकम सैड, वह दुखी हो जाता है एट द लास्ट रेज ऑफ द सन फॉलिंग अपॉन द प्लेन। लेकिन जब सूरज की अंतिम किरण सूरज जहाज के ऊपर पड़ती है तो वो दुखी हो जाता है। विच इज गोइंग बैक विद आवर फ्रेंड्स टू द डिस्टेंट लैंड। जो इस चीज का प्रतीक है उसके दोस्त जो है बहुत दूर उससे वापस जाते हैं। सो द पास्ट मेमोरी इज फुल ऑफ पेन एंड इस तरीके से जो पास्ट की जो मेमोरी है वो दुख और दर्द दोनों से भरी हुई है। द हैप्पी डेज ऑफ पास्ट विल नॉट कम बैक, थिंकिंग इट ही बिकम्स सैड। वह सोच कर कि पास्ट वाले जो हैप्पी डेज है वो कभी वापस नहीं आएंगे वह दुखी हो जाता है। द मेमोरीज ऑफ द पास्ट अपीयर स्ट्रेंज एंड सैड। और पास्ट की जो मेमोरी जो स्मृतियां होती हैं उसे अजनबी सी और दुखी नजर आती है। ही कंपेयर्ड विद द डार्क समर डांस, वह डार्क समर जो गर्मियों का समय होता है जो हिंदी में उसके साथ तुलना करता है। He points out that as a time feels strange, said hearing the morning song of the bird. Early in the morning में व्यक्त बताते हैं कि जिस तरीके से एक मरता हुआ व्यक्ति अपने आप में एक अजीब सा और एक दर्द सा महसूस करता है जब वह चिड़ियों की सुबह सुबह चहचहाट को सुनता है। He says that as the day grows the window, जैसे ही दिन आगे बढ़ता है और विंडो जो थे किस्मत जो शेप होती स्लोली सिंक टू ए डाइंग मैन, और धीरे धीरे वहां पर चिड़ियों की चहक की आवाज उसके कान में पड़ने लगती जो मरने वाला व्यक्ति है। डाइंग मैन फील्स वेरी स्ट्रेंज एंड सैड, लेकिन जो मरता हुआ जो व्यक्ति है वो उस चीज को क्लियरली नहीं सुन पाता, वो एक स्ट्रेंज सा महसूस करता, दर्द सा महसूस करता। द सेम इज विद द पाम। इसी तरीके से यही दर्द और स्ट्रेंजनेस कभी कभी महसूस होता है। Fourth stanza, in the last fourth stanza, Tanishan says that memories are as tears as the kiss of the love. वो कहता है कि जो टीयर्स इस तरीके के होते हैं जैसे कि हमारी स्मृतियां होती हैं, और स्मृतियों की तुलना वो टीयर्स के साथ करता है जिस तरीके से किस ऑफ द लव का किस होता है। हु इज डाइड, जो या तो मर चुकी है और ना इस मैरिड या उसने किसी और के साथ शादी कर ली। विद इन इट विद इसके साथ ही आंसू सेज वह कहता है कि द पास्ट मेमोरी इज एज पेनफुल एज द नेवर रिमेन द किस ऑफ हिज लवर कैन नॉट बी गॉट नाउ। कि पास्ट की मेमोरी उतनी दर्दनाक होती जैसे कि प्रेमी अपनी प्रेमिका की किस महसूस करता है, लेकिन वो किस आज को प्राप्त नहीं कर सकता। वो जो दर्द होता है वही दर्द कभी भी महसूस करता है। इट इज दिस लव, यह लव है, इज द फर्स्ट लव जो, और ये लव वही होता है जो पहला प्रेम होता है विच कैन नॉट बी फॉरगॉटन, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। सो द लवर बिकम सैड, इसलिए प्रेमी दुखी हो जाता है एंड डेथ इन लाइफ, जैसे कि जीवन में मृत्यु उस तरीके से दुखी हो जाता है। बिकॉज द हैप्पी डेज कैन नॉट बी रिटर्न बैक टू, क्योंकि हैप्पी जो डेज हैं जो खुशी वाले जो दिन वो कभी वापस नहीं आएंगे, उसके पास नहीं आ सकते। सो ही फील्स दैट इस तरीके से अपनी लाइफ में एक डेथ महसूस करता है क्योंकि वो दिन कभी वापस नहीं, और वो दुखी हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना